हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बिजनेस लॉ बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में डिफरेंट लीडिंग केसेस होते हैं। वो लीडिंग केस आपको कैसे यूज़ करना है और उनको किस तरीके से आपको लिखना होता है, ये मैं आपको समझा रही हूँ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के दो बेस जो है वो है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट में आपने देखा होगा वर्ड आता है ऑब्लिगेशन और कॉन्ट्रैक्ट में आता है लीगल ऑब्लिगेशन। What a basic difference between obligation and legal obligation? इसको समझने के लिए पहला लीडिंग केस जो बुक में दिया होता है वो आपको मैं समझा रही हूँ, मिस्टर बेलफर वर्सेस मिसेस बेलफर। इसमें मिस्टर बेलफर जो है वो श्रीलंका में जॉब करते हैं और उनकी पत्नी मिसेस बेलफर इंग्लैंड में रहती है। मिसेस बेलफर छुट्टी लेकर अपनी पत्नी को लेने के लिए इंग्लैंड जाते हैं, लेकिन जब वो इंग्लैंड पहुंचते हैं तो उनकी पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए वो उसे लेकर श्रीलंका नहीं आ पाते। वहां वो अपनी पत्नी को प्रॉमिस करते हैं कि मैं श्रीलंका जाने के बाद 30 पाउंड पर मंथ, हर महीने तुमको 30 पाउंड रुपीस भेजूंगा। मिसेस बेलफर मान जाती है। श्रीलंका जाने के कुछ दिनों बाद वो पैसे भेजना, 30 पाउंड रुपए भेजना बंद कर देते हैं। तो मिसेस बेलफर जो है वो मिस्टर बेलफर के अगेंस्ट कोर्ट में मुकदमा दायर करती हैं कि मेरे पति जो है जब वो श्रीलंका गए उन्होंने प्रॉमिस किया था कि प्रति माह मुझे 30 पाउंड रुपए भेजेंगे और वह राशि नहीं भेज रहे हैं। दोनों पक्षों की बातें वहां वाद विवाद होता है और उसके बाद जज यह निर्णय ले देते हैं कि मिस्टर बेलफर ने जो मिसेस बेलफर को प्रॉमिस किया था वह पति पत्नी का रिलेशन, इनके बीच जो वाइफ हस्बैंड का रिलेशन है, उस उनके बीच का प्रेम जो है जिसे हम नेचुरल लव कह सकते हैं, उसके कारण किया था। ये कोई लीगल ऑब्लिगेशन इनके बीच नहीं है। इसलिए कोर्ट मिस्टर बेलफर को यह नहीं कह सकती कि वह प्रति माह मिसेस बेलफर को 30 पाउंड रुपए भेजें। तो इनके बीच का जो अमाउंट भेजने का प्रस्ताव था जिसे मिसेस बेलफर ने स्वीकृत किया वह ओनली ऑब्लिगेशन है। इससे रिलेटेड इसी केस को आप एक और बिंदु में ले सकते हैं, ऑफर मस्ट बी क्रिएटेड लीगल रिलेशन, प्रस्ताव वैधानिक संबंध उत्पन्न करे। इस बिंदु में भी आएगा क्योंकि मिस्टर बेलफर और मिसेस बेलफर के बीच का जो रिलेशन है वाइफ हस्बैंड का है, वो उनके बीच लीगल रिलेशन नहीं बनाता, दैट इज ओनली अ रिलेशन। तो ये पहला लीडिंग केस है जो दो जगह पे आप यूज कर सकते हैं। पहला, जब आप कॉन्ट्रैक्ट को बताते हैं लीगल ऑब्लिगेशन, इनके बीच जो पैसा देने का वादा हुआ दैट इज नॉट अ लीगल ऑब्लिगेशन। और दूसरी जगह आप ऑफर में इस चीज को यूज कर सकते हैं, ऑफर मस्ट बी क्रिएट लीगल रिलेशन। एक जगह और कभी कभी क्वेश्चन आता है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। वहां पे भी इस लीडिंग केस के थ्रू आप ये क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ पे मिस्टर बेलफर ने जो प्रपोजल रखा और मिसेस बेलफर ने जो उसे एक्सेप्ट किया, ये दोनों के बीच ओनली एग्रीमेंट था, कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता क्योंकि उन दोनों के बीच जो रिलेशन है वह लीगल रिलेशन नहीं है। और दूसरा, ये जो ऑब्लिगेशन है चूंकि वह रिटर्न में नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो इसके लिए वह लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। तो ये जो है वो ओनली दैट इज अ एग्रीमेंट। दूसरा लीडिंग केस हम देखते हैं, लालमन शुक्ल वर्सेस गौरी दत्त। लालमन शुक्ल वर्सेस गौरी दत्त। लीडिंग केस काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, इससे आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। अगर आप सही पॉइंट में इसको यूज करते हैं तो आपको जो है मार्क्स अच्छे मिलेंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। यहाँ लालमन शुक्ल जो है वो मुनीम, गौरी दत्त के मुनीम थे। गौरी दत्त का भतीजा खो जाता है। लीडिंग केस एक बार आप समझ लीजिए, गौरी दत्त का भतीजा खो जाता है तो सबसे पहले वह शहर में ही रिश्तेदारों और अपने दोस्तों के यहाँ उसे ढूंढवाते हैं। वह नहीं मिलता तो वह अपने मुनि
लालमन शुक्ल को हरिद्वार भेजते हैं कि तुम वहां जाओ, वहां उस कुछ रिलेटिव रहते हैं, हो सकता है मेरा भतीजा वहां चला गया हो। तो लालमन जो उनका मुनीम है लालमन शुक्ल, वो हरिद्वार जाता है और वहां उसे उनका भतीजा मिल जाता है। लेकिन इस बीच जब लालमन शुक्ल भतीजे को लेने हरिद्वार गए रहते हैं तो गौरी दत्त पेपर में एडवर्टीजमेंट निकलवाते हैं कि जो भी उनके भतीजे को खोजेगा उसे वो 500 रुपए का इनाम देंगे। कब? जब लालमन शुक्ल हरिद्वार में है, उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि गौरी दत्त ने इस तरीके का कोई इश्तिहार, कोई एडवर्टीजमेंट निकाला है। लालमन शुक्ल जब भतीजे को लेकर शहर में आते हैं और गौरी दत्त को भतीजा दे देते हैं, उसके बाद उन्हें पता चलता है कि भतीजे को खोजने पे 500 रुपए का इनाम था। तो वह गौरी दत्त के ऊपर केस करते हैं कि चूंकि मैंने आपके भतीजे को खोजा है तो ये इनाम की राशि मुझे मिलनी चाहिए। तो गौरी दत्त अपने पक्ष में ये कहते हैं कि जब तुम मेरे भतीजे को खोज कर लाए तब तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा, इसलिए यह इनाम की राशि तुमको नहीं मिलेगी। और कोर्ट भी अपना डिसीजन गौरी दत्त के फेवर में देता है, लालमन शुक्ल को 500 रुपए नहीं मिलेंगे। इस केस को आप दो जगह एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला, प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड, प्रस्ताव का संवहन आवश्यक है। गौरी दत्त ने जो इनाम की राशि की घोषणा की, इसका संवहन लालमन शुक्ल तक नहीं हुआ था। प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड। दूसरी जगह पे ये यूज होगा, विदाउट नॉलेज ऑफ प्रपोजल, विदाउट knowledge of proposal, acceptance is not valid. Acceptance is not valid. दो जगह आप इसको यूज करेंगे, एक एक्सेप्टेंस में, एक प्रपोजल में। प्रपोजल जब हम वैलिड प्रपोजल पढ़ते हैं तो उसका पॉइंट आता है प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड। वहां पे आप उदाहरण में ये लीडिंग केस ले सकते हैं, लालमन शुक्ल वर्सेस गौरी दत्त, क्योंकि लालमन शुक्ल को गौरी दत्त के विज्ञापन के बारे में जानकारी नहीं होती, इसलिए उनको इनाम की राशि नहीं मिलती। दूसरा, इसी लीडिंग केस को अगर आपका लीगल रूल्स रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस आता है तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब लालमन शुक्ल गौरी दत्त के भतीजे को ढूंढने जाते हैं, मतलब अपनी स्वीकृति देते हैं, उस स्वीकृति के समय उन्हें उनका दूसरा प्रपोजल जो इनाम की राशि का है वह पता नहीं होता, इसलिए वो इनाम की राशि के हकदार नहीं होते हैं। तो ऐसे इस केस को आप दो जगह पे यूज कर सकते हैं। तीसरा लीडिंग केस हम लेंगे, मिसेस कार्लिल, मिसेस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ये तीसरा लीडिंग केस है। ये आपके दो बिंदुओं में यूज होगा, मैं पहले आपको बता देती हूँ। प्रपोजल में बी जनरल और स्पेसिफिक। प्रपोजल से रिलेटेड पहला पॉइंट जहां आप इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा होता है एक्सेप्टेंस में बी थ्रू बिहेवियर, जो एक्सेप्टेंस से रिलेटेड है। इस लीडिंग केस में क्या होता है, इसको आप देखिए। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी जो होती है, एक दवा बनाने की कंपनी रहती है और वह पेपर में विज्ञापन देती है कि उन्होंने एक दवा जो बनाई है इन्फ्लुएंजा के लिए, बीमारी का नाम होता है इन्फ्लुएंजा। इस बीमारी के लिए उन्होंने एक दवा बनाई है, जिस दवा को
प्रतिदिन 3 टैबलेट अगर 2 हफ्ते तक लिया जाए। ये विज्ञापन में दिया रहता है पूरा डिटेल कि इस दवा का प्रतिदिन 3 टैबलेट अगर 2 हफ्ते तक लिया जाए तो किसी को भी इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी नहीं होगी। और मान लीजिए 2 हफ्ते तक नियमानुसार दवा लेने पे किसी को यह बीमारी होती है तो कंपनी उसे 100 पाउंड हर्जाने की राशि देगी। ये उनके विज्ञापन में दिया रहता है, न्यूज़पेपर में कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी का विज्ञापन जो रहता है। मिसेस कार्लिन उस विज्ञापन को पढ़ती है, तुरंत दवाई की दुकान से वह दवा लेके आती है, प्रतिदिन 3 दवा 2 हफ्ते तक लेती है और उसके बाद उसको इन्फ्लुएंजा हो जाता है। तो जब वो ठीक होती है तो उस विज्ञापन के आधार पे वो कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी के ऊपर वाद प्रस्तुत करती है कि इन्होंने अपने एडवर्टीजमेंट में नियम और पूरा विवरण दिया हुआ था जिसके अनुसार मैंने दवाई ली और उसके बाद भी मुझे इन्फ्लुएंजा हुआ। कोर्ट दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद अपना डिसीजन मिसेस कार्लिल के फेवर में देती है। कोर्ट का कहना ये है कि यहाँ पे मिसेस कार्लिल ने जो अपना एक्सेप्टेंस दिया है वो एक्सेप्टेंस उनका इम्प्लाइड है, मतलब अपने आचरण के द्वारा कि उन्होंने दवाइयों को लगातार सेवन किया, तो यहाँ पे जो उनका एक्सेप्टेंस है वो इम्प्लाइड है। और कंपनी ने जो प्रपोजल रखा वह एडवर्टाइजमेंट नहीं है। एडवर्टाइजमेंट में पूरा नियम और उसके बाद होने पे हर्जाने की राशि इतना विवरण देना जो है वह एक जनरल प्रपोजल है। उस जनरल प्रपोजल को कोई भी उस नियम का पालन करके एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसलिए कोर्ट का डिसीजन मिसेस कार्लिल के फेवर में आता है। इस लीडिंग केस को भी मिसेस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी आप 2 जगह यूज कर सकते हैं। पहला, प्रपोजल में बी जनरल आर स्पेसिफिक, इट्स अ जनरल प्रपोजल। एक्सेप्टेंस में बी एक्सप्रेस आर इम्प्लाइड, एक्सप्रेस आर इम्प्लाइड। यहाँ पे जो मिसेस कार्लिल ने अपना एक्सेप्टेंस दिया वो इम्प्लाइड था। एक बार मैं आपको जनरल प्रपोजल स्पेसिफिक प्रपोजल बता देती हूँ। जब आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के सामने, जैसे राम श्याम को यह कहे कि तुम मेरी मोटरसाइकिल 10,000 रुपए में लोगे क्या, तो वह स्पेसिफिक प्रपोजल है। ऐसे ही एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस, एक्सप्रेस का मतलब होता है स्पष्ट, बोलकर या लिखकर, लिखित सहमति देना, बोलकर सहमति देना, वह एक्सप्रेस होता है। यहाँ पे मिसेस कार्लिन ने अपनी सहमति कैसे दी? इम्प्लाइड, अपने व्यवहार के द्वारा। वह तुरंत दुकान गई, दवाई लाई और उन्होंने दवाइयों को नियमानुसार लिया, इसलिए यह केस मिसेस कार्लिन के फेवर में गया। तो स्टूडेंट्स, ऐसे छोटे छोटे लीडिंग केस हैं जो आपके प्रपोजल, एक्सेप्टेंस पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए हुए हैं। ये लीडिंग केस जो है अगर आप समझ गए तो सब्जेक्ट भी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और अपने आंसर में आप अगर इसे यूज करते हैं तो आपका आंसर काफी अच्छा बनेगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू।